नमस्कार साथियों। अभय देव आप सभी लोगों के बीच में आज एक विशेष बात लेके आया है तो आंदोलन से ही, लेकिन इस आंदोलन के बीच में देश भर में तमाम ऐसी बातों का जवाब लेके आज आपके बीच में हूँ। हमने इस आंदोलन की रूपरेखा को बस्ती से शुरुआत किया। हमने जब आंदोलन के बारे में सोचा तो हमको नहीं मालूम था कि देश में इतने बड़े आंदोलन की नींव रख उठेगी और देश के लोगों की इतनी बड़ी पीड़ा है कि देश देखते देखते एक बड़े सूत्रपात में, एक धागे में बंध जाएगा और देश में एक बड़े संगठन का निर्माण होगा। हम तो अपने पैसे के भुगतान के लिए निकले थे बस्ती से। पिताजी ऑन बेड थे, पैसे की ज़रूरत थी, पैसा मेरा बैंक में। उस पैसे को उसी दिन के लिए रखा जाता है कि जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति या हालात हो या कोई ऐसी व्यवस्थाएं हो जिससे उसको कुछ विकास के लिए आगे किया जाए। उस समय पिता हमारे ऑन बेड पे थे और उस पैसे का उपयोग मुझे अपने पिता के इलाज के लिए करना था, क्योंकि मैं इस धरती पे आया तो माध्यम वही थे और एक पिता अगर मृत्यु शैया के पे हो तो एक पुत्र का धर्म बनता है कि अपना सर्वस्व निछावर करे और उनकी जान बचाने की कोशिश करे, उनको सुख सुविधा देने की कोशिश करे। क्योंकि एक समय में तो उन्होंने भी हमको उस लायक बना के खड़ा होने लायक तब तक नहीं छोड़ा जब तक मैं उस काबिल नहीं हो पाया। अब काबिल होना ना होना तो आपके हाथ में है, लेकिन वो आपको सक्षम जगह तक खड़ा करके आपको जिस सामाजिक जीवन में लोगों के बीच में संघर्ष करने के लिए छोड़ते हैं। अब आप संघर्ष करके निखरते हैं या डूब जाते हैं, ये आपके ऊपर होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको इसी समाज में मिलेगा। आपके कार्य पद्धति आपको सम्मान भी दिलाएगी और आपको इस धरती पे लोगों के द्वारा तिरस्कार भी दिलाएगी। ये उसमें पिता का कोई रोल नहीं होता, वो आपको इस धरती पे लाता है और तब तक आपका संरक्षण और सुरक्षा करता है जब तक उस आप चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाते, आपको संस्कार युक्त नहीं बना देता है। तो पिता पालनहार होता है और माँ संस्कार देती है और इससे आपके एक विकास का आयाम, एक विकसित व्यक्ति का निर्माण होता है जो देश के लिए भी और समाज के लिए भी उन परिस्थितियों के अनुसार देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है या समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। तो चूंकि वो मेरे पिता थे और वो अपने जीवन और मृत्यु की सैया पे अंतिम सांसें ले रहे थे, उस समय मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा थी और मुझे सहारा प्रबंधन तंत्र में दिए गए पैसे की याद आई। चूँकि हमारे पत्नी के नाम था और उस पैसे को हमने अपनी पत्नी से कहा कि आप जाइए वहाँ से लेके आइए ताकि पिताजी के दवा में, इलाज में वो पैसा काम आए। जीवन और मृत्यु किसी इंसान के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ भगवान ऊपर वाले के हाथ में है। वो इस धरती पे उतनी ही दिन तक किसी को रखता है जितनी दिन तक उसने अपना उस धरती पे उस इंसान के लिए दिन तय कर देते हैं। पिताजी की को भी मैं बचा नहीं सकता या फिर उनका जीवन दान नहीं दे सकता, लेकिन अपना कर्तव्य, अपना कर्म कर सकता था। उसके लिए हमारे पिता ने वो संस्कार हमको दिए थे कि हमको अपने पिता के प्रति बेहद स्नेह और लगाव था और वो हर इंसान को होना चाहिए। हर इंसान को होना चाहिए कि जब वो पिता आपको सक्षम जगह पे खड़ा करने की भरसक कोशिश कर देता है, आपकी कार्य पद्धति, आपकी कार्य संस्कृति आपको कहाँ ले जाती है, वो उससे पिता का कोई रास्ता नाता नहीं होता, वो सिर्फ गाइड करने का काम कर सकता है। लेकिन भाग्य आपको कहाँ लेके जाएगा, ये इसका निर्धारण आपका व्यक्तित्व और आपके संघर्ष कराते हैं। वो हमारे पिता ने किया, लेकिन वो मृत्यु शैया पे थे। तब हमने इस आंदोलन की शुरुआत करी और इस आंदोलन की शुरुआत के रूप में जब पैसा उन्होंने नहीं दिया तब हमको लगा कि हमारे पैसे किस दिन काम हमारे पिता के उस संघर्ष विकट स्थितियों में भी काम नहीं आए, तो निश्चित तौर पे हमको अपने पैसे लेने के लिए इनसे अपनी बात कहनी ही होगी, सक्षम पटल पे कहनी होगी। और मैंने उसका शुरुआत किया और बस्ती में हमने अपने पैसे की मांग अपने स्थानीय सेक्टर कार्यालय से करना शुरू की। देखते ही देखते कब ये आंदोलन बड़े रूप में तब्दील हुआ, जिले में और जिले से लेके मंडल और मंडल से लेके प्रदेश और प्रदेश से लेके देश में आया, वो जब आज आपके बीच में है। लेकिन इस बीच में हमने कई झंझावतों को देखा भी है। हमको तो
स्थिति से लगता था कि जो पीड़ा हमारी है वो पीड़ा हमारे देश भर के तमाम साथियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं गुजर रही होगी और इससे लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे और आ जाएंगे। लेकिन शायद मेरा वहाँ भूल था, लोगों में हमसे ज़्यादा संघर्ष करने की क्षमता थी और वो सहने की क्षमता थी, तभी तो वो लोग नहीं निकल के आए। उनके परिवार मर गए, उन्होंने फांसियाँ लगा ली, उन्होंने संघर्षों को देखा, उनको गालियाँ मिली, वो बर्दाश्त करते रहे। और वो कितना संघर्ष करने के बावजूद भी, उतनी कोशिश करने के बाद भी हम सभी लोगों को वो जो आंकड़े थे उस आंकड़ों को हम लोग छू नहीं पाए, जिसको हमको ये महसूस था कि इस देश में 13 करोड़ आबादी है और 12 लाख कार्यकर्ता के लोग हैं। और आज जो पीड़ा मेरे ऊपर है एज ए इन्वेस्टर के रूप में, उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा देश के एजेंट के रूप में, जिन्होंने सहारा प्रबंधन तंत्र में किसी के माध्यम से पैसा लगाया था। ये बात सोच के हमने संगठन का निर्माण किया और हमने इस संगठन के निर्माण के लिए, क्योंकि मैं अपने स्वेच्छा से चला था, इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं थी, मुझे जैसे आभास हुआ रात में कि नहीं, आखिर इसके लिए कैसे कोई उठेगा। मैं सीधे बालाजी सरकार के मेहंदीपुर बालाजी धाम की तरफ गया और वहाँ पे जब हम वहाँ से जब वापस आया तो एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ उनका आशीर्वाद लेके हमने इस आंदोलन की शुरुआत कर दी। और जब आंदोलन की शुरुआत करी तो संघर्षों के साथी मिले। मध्य प्रदेश से नीरज शर्मा मिल गए, एक छोर उन्होंने संभाल लिया। लेकिन इन दोनों ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष में हमको बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। हमने उस समय से लेके 28 मई लखनऊ में सहारा शहर घेराव तक किसी से 5 रुपए की डिमांड नहीं करी। हमारा अपना खुद का छोटा ही व्यवसाय थे, हमारे कुछ व्यवसायिक कार्य थे जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे। उस व्यवसाय को समय समय पे हम लोगों ने छोड़ा, लेकिन किसी भी साथियों से पैसे की मांग नहीं करी। सबसे ये कहा कि अपने अपने जनपदों में एक संगठन तैयार करिए, समूह तैयार करिए, निर्माण करिए और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़िए। और पैसे के लिए अपनी भारत सरकार से मांग करिए। हमने उसको विभिन्न तंत्रों से खोजना शुरू किया कि कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है जिस रास्ते से हम सीधे भारत की सरकार या सीधे सुब्रत राय तक ये बात उनके तक संदेश पहुंचा सके कि नहीं, आप गलत कर रहे हो और देश के निवेशकों का पैसा आपको देना चाहिए। हम लोग अंदर खाने से अपने जो भी विभिन्न संसाधन से उससे प्रयोग किया कि हमको इस रास्ता और क्लू मिले, और धीरे धीरे वो हमको क्लू मिलता गया, वो हमको तरीके और रास्ते मिलते गए, जिससे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते गए। तमाम ऐसे साथी जुड़े भी, आंदोलन को बड़ा किए और बड़ा करके धीरे धीरे हमारे साथियों के रूप में पहले तो एंट्री करते हैं और बाद में उनको राजनैतिक महत्वाकांक्षा भी आती गई। जब वो देखते गए, उनको पैसा गौण लगने लगा, उनको लोगों का दर्द गौण लगने लगा, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, उनको उसमें अपना स्वार्थ सिद्धि दिखने लगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने पैसे को ही महत्व दिया और धनार्जन करने की व्यवस्था भी उस आपदा में अवसर की तलाश करने लगे। हम लोगों ने 28 मई 3 साल तक 1 रुपये किसी से नहीं लिया। 16 से लेकर 19 तक हम किसी साथियों ने 1 रुपये किसी से नहीं मांगे। और सहारा शहर का घेराव था, उस घेराव के तक हम लोगों ने किसी से भी 1 रुपये की डिमांड नहीं करी। बस ये कहा कि सहारा शहर आ जाइए और आज घेराव करना हो, लखनऊ का वो कार्यक्रम था। और हाँ, उसमें आप अपने स्वयं आने जाने का खर्चा बहन करिए क्योंकि पैसा आपका ही। वो आए। उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पे कार्यक्रम की तैयार करी और उस दिल्ली जंतर मंतर कार्यक्रम के दौरान उस सहारा शहर के घेराव के दौरान कई साथी हमको विभिन्न प्रदेशों से मिले और उन लोगों की एक संयुक्त टीम बनाई हम लोगों ने और टेलीफोन पे ही एक कॉन्फ्रेंसिंग करके जिसमें नीरज शर्मा शामिल थे, जिसमें अभय देव शामिल थे, जिसमें रंगदे बसंती के एक कोई साथी हैं, नाम कौन राठौर हैं, वो शामिल थे, उसमें विजय वर्मा शामिल थे और तमाम लोग शामिल थे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। संतोष अग्रवाल शामिल थे, जेपी दुबे शामिल थे, अनिल सिंह शामिल थे। कई लोगों ने कॉन्फ्रेंसिंग किया और उसमें यह तय हुआ कि भाई दिल्ली जंतर मंतर पे जब हम लोगों को जाना है तो पैसे लगेंगे और वहाँ पे जो व्यवस्थाएं होंगी उसको करना पड़ेगा। उससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था। मैंने साफ साफ कह दिया था कि भाई
पैसे के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। हम लड़ने के लिए अपना जो भी निजी संसाधन होगा, वो चाहे मुझे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ेगी, हम जहाँ कोई बुलाएगा हम वहाँ पे पहुँचेंगे। अपने पैसे ही तो मांगने हैं, हमको मांगना है तो आपको भी मांगना है, आपका भी पैसा लगा है। और उस पैसे को लेने के लिए खुद निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद तो हमको पैसा मिलेगा जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर हम एक साथ लड़ लेंगे, लाखों लोग खड़े हो जाएंगे, तो उसी दिन हमारा सरकार पैसा दे देगी। तो हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इस पर कहा कि हम पैसे नहीं किसी से मांग सकते। यह हमने प्रस्ताव के रूप में आया कि नहीं, आप 500 रुपये की सदस्यता लीजिए प्रत्येक व्यक्तियों से। ये बात भी हमको उस समय मैंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, 500 रुपये इस परेशानियों में कोई नहीं दे पाएगा और हम लेंगे भी नहीं। अंत में 200 पे आई, 200 पे भी बात रोक दी गई। अंत में सामूहिक निर्णय 1 घंटे बाद ये हुआ कि 100 रुपये की सदस्यता सबसे ली जाए और कोई ऐसा संसाधन बनाया जाए जिससे वो पैसा खाते में कलेक्ट हो और वहाँ पे कार्यक्रम के दौरान उस पैसे को खर्च किया जाए और उससे जो लोग आते हैं उनको माइक, टेंट और ज़रूरी सामान की व्यवस्थाएं हो जाए। हमको लगता था कि देश में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अगर 100 रुपये के हिसाब से देंगे तो अगर 10 ही 20 लाख रुपए लोग दे दें तो काफ़ी पैसा आ जाएगा और उससे हम टेंट, माइक व्यवस्था सब कर ले जाएंगे। लेकिन वो बातें शायद एक कपोल कल्पित बातें थी और वो हुई नहीं। दिल्ली जंतर मंतर का कार्यक्रम तय किया, ऑनलाइन का हमने अपना खाता दे दिया और उस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता था। 1 रुपये ना कोई इधर कर सकता था ना कोई उधर से कर सकता था, उसका सीधे समरी निकल के आता। अगर आपने 1 रुपये डाल दिए तो उस 1 रुपये का हिसाब आप जब चाहते निकाल के देख सकते हैं कि हाँ, इसमें से इतना पैसा आया और इतना पैसा गया। उस खाते को मैंने ज़ीरो किया और उस ज़ीरो करने के बाद उस खाते में मेरे संगठन का पैसा था, उस पैसे को मैंने निकाला, वो जो हमारा ट्रस्ट था उस पैसे को हमने किनारे किया और उसके बाद वो ज़ीरो बैलेंस कर दिया और ज़ीरो बैलेंस करके खाते हमने ओपन कर दिए और उस ज़ीरो बैलेंस पे हम सभी साथियों ने उस पर काम करना शुरू किया और उसमें पूरे कार्यक्रम के दौरान 1,67,300 कुछ रुपए आए, जबकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जाना था। हमको मालूम था कि इस बात की चर्चा आने वाले दिन में, चूँकि पैसा लेता है आदमी, तो आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें चर्चा पर चर्चा आती हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लोगों ने उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी कुछ लोगों ने डाला। 1,65,300 कुछ रुपए आए और 2,02,000 कुछ रुपए खर्च हुआ। मैं जानता था कि पैसा ज़्यादा लगेगा। मेरे पास भी 10-20-50 हज़ार रुपये जो थे मैं अपनी एक्स्ट्रा जेब में लेके गया था और अंततः उसको मैनेज करके वहाँ से अपने कार्यक्रम को शेड्यूल करके आए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि इस आंदोलन को खड़ा करने के दौरान हमने बहुत सारे साथियों को बड़े ईमानदारी के साथ इस आंदोलन को आगे करने की कोशिश करी, बहुत पारदर्शिता रखने की कोशिश करी, लेकिन अपने ही बीचों में अपने ही लोगों के द्वारा पारदर्शिता ना होने से मेरा अंतरात्मा बहुत दुखी है। मेरा बीच में मन किया कि मैं इस आंदोलन में जो पैसे लिए जा रहे हैं इसको बंद करूं। किसी से भी, सारे लोगों से कह दिया जाए पूरे आन पब्लिक प्लेस पे कि अब किसी से कोई सदस्यता नहीं ली जाएगी, सब लोग अपने अपने जनपद में जैसे भी हो सके, चूँकि पैसा सबका, वो आंदोलन में भाग ले। लेकिन तमाम साथी का ये कहना था कि आप पैसा नहीं ले सकते। लेकिन जिन साथियों को चलना होगा और आपकी तरह जीवट हृदय के नहीं है, बिना कुछ थोड़े बहुत संसाधन से कोई संगठन का निर्माण नहीं हो पाएगा। इस नाते पुनः हम लोगों को उस प्रक्रिया पे गुजरना पड़ा। उसका भी क्राइटेरिया हम लोगों ने बांध दिया, कि ये 100 रुपये जो आते हैं उस 100 रुपये को हम 4 भागों में बांट दिए। 3 भागों में हमने उस 100 रुपये को 3 भागों में बांट दिया और एक बड़ा धनराशि जो 100 रुपये रखी गई, तो उसमें से 50 रुपये उस ज़िले कमेटी को ही दे दिया गया कि आप 50 रुपये जिला कमेटी, क्योंकि ज़िले के लोग मेहनत करेंगे, 50 रुपया उस ज़िले की कमेटी को दे दिया जाए और प्रदेश कमेटी को 25 रुपया, क्योंकि उनको प्रदेश भर घूमना होगा, उनके सेलेक्टेड साथी जाएंगे और उसको आंदोलन को बड़ा करेंगे। और 25 रुपया हमारे तमाम साथियों के कहने के नाते राष्ट्रीय कमेटी के पास ही, कि अगर राष्ट्रीय कमेटी को कहीं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जावरा
मध्य प्रदेश, बिहार जाना होगा, तो हम अपने प्रदेश और राष्ट्रीय जिले की कमेटी से नहीं करें। उस पैसे में हम अपने निजी संसाधनों का प्रयोग मिलाते हुए हम उस जनपद पे पहुंच जाएंगे। वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था अगर नहीं कर पाती है कमेटी, तो हम लोग वहां पे आने जाने का, रहने का खर्चा अपने पास से कम कर लेंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम तमाम साथियों ने दिल्ली जंतर मंतर के कार्यक्रम के बाद जो 25% की धनराशि है, उस धनराशि को सीधे उस अकाउंटेंसी में लेने की काम नहीं किए। वो भी कोई, मैं तो कहूंगा कि कोई भी राज्य भी ईमानदारी के साथ 25% का डाइवर्जन राष्ट्रीय कमेटी के लिए नहीं किया। वो वहीं लगभग 100 रुपये के 100 रुपये रह गए। फिर ये ब्लेम हमारे ऊपर क्यों आता है? हम उसका समरी प्रस्तुत कर देंगे तो आपके आंखों में एक अजीब तरह का की स्थिति पैदा हो जाएगी। मेरा शब्द नहीं आ पा रहे। अभी हम सब लोग 14 तारीख के कार्यक्रम में भोपाल गए हुए थे। भोपाल की कमेटी में सतीश चतुर्वेदी नए कमेटी का विस्तार कर रहे थे। उनके पास कितना आता हम सभी जानते हैं। लोग उनका साथ भी नहीं दे पा रहे थे। बस थोड़ी देर में वो सब लोगों ने, चाहे नीरज जी थे और भी वीरेंद्र सोलंकी जी थे, वो अपने निजी संसाधनों से या थोड़ी बहुत व्यवस्था होने से उस कार्यक्रम को करवा पाए। वहाँ पे राष्ट्रीय कमेटी को मिले ना मिले उसका कोई बात ही नहीं था। वहाँ पे कार्यक्रम के लिए भी पैसे सही ढंग से नहीं आ पा रहे थे। फिलहाल हम सभी लोग गए। किसी तरह से सतीश चतुर्वेदी जी ने कुछ सेलेक्टेड साथियों को आने जाने की व्यवस्था करा पाई। उस व्यवस्था के क्रम में हम तमाम साथियों का जब यहाँ से जाने पे बहुत स्थिति रही, जाना था। यहाँ से जाते विषम हालात में कंफर्मेशन ना होने के कारण टिकट कैंसिल हुए। टिकट कैंसिल होने पे जाना था, इस नाते निजी संसाधनों का प्रयोग करके वहाँ पहुँचना पड़ा। दोबारा झांसी पहुँचते पहुँचते हमारे जेब में 93 रुपये रह गए जाते वक्त ही। हालांकि हम अपने निजी संसाधन की व्यवस्था करके गए थे, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी बैंकों की, उसके कारण हमारे बैंक से खाते से पैसे कट गए और हमारे अकाउंट को 93 रुपये में तब्दील हो जाना पड़ा। पूरा कार्यक्रम होके आया, वापस होके आया। इस कार्यक्रम के दौरान हमको आने जाने हुए और यहाँ तक कि जब हम भोपाल से उज्जैन आए और उज्जैन से जब हमको वापस आना पड़ा लखनऊ तक, तो जनरल बोगी का सफ़र करना पड़ा। जनरल बोगी में खचाखच भीड़ में हमको जनरल बोगी में नीचे फर्श पर बिछा के पूरी रात बितानी पड़ी। और तब फिर हम वापस अपने गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश में आए। अगर ये संगठन चल रहा है तो त्याग और समर्पण और परिश्रम से चल रहा है। हमारी राष्ट्रीय कमेटियों के प्रत्येक व्यक्तियों की ईमानदारी से चल रहा है। और मुझे लगता है कि इस संगठन को ईमानदारी पूर्वक अपने पदों और दायित्वों का निर्वहन करने की ज़रूरत सबको है। और अगर आप इस आपदा में अवसर की तलाश करेंगे तो ईश्वर ने कभी माफ नहीं किया है गलतियों को, तो फिर कभी माफ नहीं करेगा आपकी गलतियों को। ये आंदोलन चाहे हमारे और आपके चलाने से नहीं चल रहा। जिसको ये दंभ है, अभिमान है कि मेरे नाते इस संगठन का ग्रोथ हो रहा है, वो ये बात भूल जाए। क्योंकि ये सिर्फ अगर संगठन को कोई चला रहा है तो कोई ऊपरी और तीसरी ताकत है जिसको ईश्वरीय सत्ता कहती है, वो चला रहा है। जिस दिन उसके
दरवाजे से उसके कागज़ और कलम के लेख शुरू हुए तो वो तुरंत एक्सपोज हो जाएगा, तुरंत। और जो एक्सपोज हुआ तो उसकी बनी बनाई छवि बिगड़ जाएगी। तो जो भी साथी प्रदेश में, देश में या जिले की कमेटियों में हैं, जो आप संगठन के को प्रत्यक्ष करके लोगों को की भावनाओं का पैसा आपके पास आ रहा, उनको बहुत ईमानदारी के साथ उस पूरे देश में संगठनात्मक ढांचा को मजबूत करके लोगों का काम करने के लिए वापस करने का और ईमानदारी का प्रस्तुत करें, क्योंकि गलतियां बार बार ईश्वर माफ़ नहीं करता। एक गलतियों को माफ़ इस नाते भी कर सकता है कि आप सभी लोगों ने गलतियां समझी और उस गलतियां ना होने पाए, उसके लिए समाज के लिए चलने का काम किया। ये समाज, ये संगठन आपको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, मर्यादा सब दे रहा है। चंद रुपए के लिए लोगों की भावनाओं और उनकी उम्मीदों पे पानी मत फेरिएगा। पैसे इंसान को महान नहीं बनाते। पैसे इंसान को कुछ क्षण के लिए ऐसी व्यवस्था में लाता है जिससे आपकी चमक दिखाई देती है, लेकिन अगर वास्तविक चमक दिखना हो तो अपने चरित्र का चमक व्यक्ति के सामने और समाज के सामने रखिए और रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो वो समाज आपको सर आँखों पे बिठा लेगा। बहुत सारे लोगों से जो अभी संगठनात्मक ढांचे में हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर तो रहे हैं, लेकिन संगठन में दिए जा रहे लोगों के अंशदान का प्रॉपर और सिस्टम से लोगों तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण समय समय पे उन लोगों को चर्चा के साथ हम लोगों को ये बात रखनी पड़ रही है। ये लड़ाई देश के 13 करोड़ निवेशकों और 12 लाख कार्यकर्ताओं की उम्मीदों की लड़ाई है। निकलिए और ईमानदारी के साथ आंदोलन की रणनीति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।